वीडियो शुरू होने से पहले अपने खूबसूरत हाथों से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो बेहतरीन मालूमात हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवीद अहमद। आज मौजूद हूँ मैं अयूब रिसर्च सेंटर के ऑयल सीड के डिपार्टमेंट में, ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और मेरे साथ हैं, बल्कि मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही एनर्जेटिक यंग साइंटिस्ट हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि की। और राया की दूसरी वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं हाफिज़ साद साहब से कि इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी, बेहतरीन पैदावारी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी पैदावार लेने के लिए फ़सल अभी हमारे फार्मर्स के पास अभी आई है, कुछ के पास 1 साल हुआ है, कुछ के पास 2 साल हुए हैं, लेकिन हमें इसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए कौन से अहम नुकात हैं एक साइंटिस्ट की ज़ुबानी। जी हाफिज़ साद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, किसी भी फसल, ये राया या कैनोला की बात नहीं है, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको अच्छे बीज के साथ साथ अच्छी पैदावारी टेक्नोलॉजी और उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट की बहुत ज़रूरत होती है कि आप अच्छा बीज के साथ साथ उसकी रिकमेंडेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करेंगे और उसको सारी जो उसकी ज़रूरियात है वो देंगे, जब ही आप बेहतर से बेहतर जो है पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो ज़मीन का जो चुनाव है कि ज़मीन आपकी किस तरह की है। इसमें आपके पास रेतली, मेरा और ख़ास तौर पे कलर थोर के अलावा वाली जितनी भी ज़मीन है उसमें कैनोला या राया की काश्त की जा सकती है। जो ख़ास तौर पे अगर कैनोला काश्त करना है तो उसमें कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा रेतली ना हो, तो उसमें मस्टर्ड काश्त कर लें, उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा रेतली है, रेतले रकबे हैं या चोलिस्तान के रकबे हैं या आपके थल के साइड के रकबे हैं, तो उसमें आप कोशिश करें मस्टर्ड काश्त करें। और जो कैनोला ज़रा अच्छी ज़मीनें हैं उसके लिए उसमें कैनोला काश्त करें। लेकिन जो कलर वाली ज़मीन है, कलराठी ज़मीन है, उससे अवॉइड करें, उसमें कैनोला तो बिल्कुल काश्त ना करें। और अगर आपके साल्ट कम है, थोड़े हैं, तो फिर उसमें आप राया काश्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है आती है कि आपकी वैरायटी आपकी कौन सी होनी चाहिए, हाइब्रिड किस तरह का होना चाहिए। उसके लिए जी आपको पूरी अपने साल की क्रॉपिंग स्कीम को देखना पड़ेगा कि आप जो अब कैनोला लगाएंगे या राया लगाएंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट कौन सी फसल लगानी है, उसका दुरानिया कितना होगा। तो आप अगर फरवरी में कोई फसल लगाना चाह रहे हैं तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटीज़ हैं वो लगानी है। अगर आपने मार्च के बाद कोई फसल लगानी है फिर उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वैरायटीज़ हमारे पास हैं या हाइब्रिड्स हैं वो मार्च के अंदर पक के तैयार होती हैं। उसमें मस्टर्ड की हाइब्रिड्स भी हैं, उसमें कैनोला की हाइब्रिड्स भी हैं। तो अगर और जबकि हम जब फरवरी में जाते हैं तो हमारे पास सिलेक्शन कम से कम हो जाती है। उसमें आरी कैनोला है, कैनोला के अंदर ये मस्टर्ड के अंदर कैनोला की वैरायटी है। अगर वैरायटी में जाए तो यही बेहतर है। उसके अलावा UF11 है, वो भी जल्दी पक के तैयार हो जाती है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल है, एडिबल नहीं है। या तोरिया पुराना जो चलता था वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो दूसरी बात उसके बाद है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन किस तरह तैयार करनी चाहिए। देखें, ज़मीन जितनी आपकी नरम होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार करेंगी होगी, उतनी ज़्यादा जड़ें जो है ना उसमें परवान चढ़ेंगी ज़मीन के अंदर, और ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी और न्यूट्रेंट्स लेंगी और पौधे की नशोमा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए कोशिश करें कि पहले ज़मीन को 2-3 दफ़ा हल चला के उसको नरम कर लें, उसके बाद सुहागा फेरें, और अगर पानी वाफिर मिकदार में तो डबल रोनी कर लें। उससे ये तो एक तो आपकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी और ज़मीन आपकी ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जर्मिनेशन, क्योंकि आपको पता है गर्मी जब इसका हम सोइंग का टाइम होता है, बिजाई का वक्त होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो आपकी इसके लिए मॉइस्चर अच्छा चाहिए होता है ज़मीन के अंदर। तो उसके ज़मीन तैयार करने के बाद अगला उसकी सोइंग का मरहला आता है। उसके सोइंग के मरहल के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि जो राय का टाइम है वो सितंबर आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन से शुरू कर दें सितंबर के, और अक्टूबर के जो पहला हफ्ता है इस तक अपनी बिजाई मुकम्मल कर लें राय की जो मस्टर्ड अक़साम है। ठीक है, अगर इससे लेट आप जाएंगे तो उसमें ये होता है कि पौधे का कद लंबा होना चला जाता है। अब देखें, आपको पता है हर साल मौसम डिफरेंट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप लेट करते हैं इससे भी आपके पौधे का लाइफ साइकिल इफ़ेक्ट होता है और पैदावार, पौधे को उस तरह नशोनुमा नहीं होती, उसकी जो है झाड़ नहीं बनता सही तरीके से और पैदावार अच्छी हासिल नहीं होती। इसलिए वक्त पे जो काश्त करना ना वो सिर्फ कैनोला, राया नहीं, जितनी भी अक़साम है इसमें अगर आप अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं किसी भी फसल के अंदर तो उसे वक्त पर काश्त करें। जो उसका सही वक्त काश्त है, ना जल्दी ना पिछेता उसे काश्त करें। जितना जो सही वक्त है ना, इसमें हमारे पास अब विंडो बड़ी जो है ना शॉर्ट होती जा रही है। इस तरह क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है। पहले होता था कि महीने का टाइम है जी, फलां डेट से लेकर फलां डेट तक आप काश्त कर लें, ये सही टाइम है। लेकिन अब कैनोला और राय के लिए हम कर रहे हैं जी 10 अक्टूबर से आगे ना जाएँ।
अगर इससे आप आगे जाएंगे, एक तो पौधे की नशोनुमा बढ़ोतरी सही नहीं होगी, उसकी झाड़ सही नहीं बनेगा, वो लंबा कद ज़्यादा करेगा, शाखें कम बनेगी उसके अंदर। दूसरा, जब वो फरवरी के अंदर जाएगा तो उस टाइम इस पर जो मेजर इसका इंसेक्ट है, एफिड है, तेला है, वो इस पर हमलावर हो जाता है, उससे जो है पैदावार को बहुत नुकसान होता है। इसलिए कैनोला जो अक़साम है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक उसकी काश्त मुकम्मल कर ली जाए, और जो राय अक़साम है वो 20 सितंबर से और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक उनकी काश्त को मुकम्मल कर लिया जाए अच्छी पैदावार के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इससे आप कीड़े से भी बच सकते हैं और अपने पौधे की ज़्यादा बेहतर नशोनुमा भी हो सकती है। उसके बाद आपका आता है फर्टिलाइज़र का यूज़, कि खादें कौन कौन सी और किस वक्त इस्तेमाल करनी है। बाज़ लोग समझते हैं जी राया सरसों को तो खाद की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जितनी वैरायटी और जितने भी हाइब्रिड हैं वो फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव है, और हम अपनी ज़मीन को मुतवातर एक साल में 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए खाद डालना ज़रूरी है। एक तो जो है आप उसकी प्रॉपर ग्रीन मैन्योरिंग करें हर साल, ताकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर हो, नहीं तो ये रूढ़ी वाली खाद ये भी लाजमी डालें ज़मीन के अंदर, ताकि उसका ऑर्गेनिक मैटर पूरा हो। जब ऑर्गेनिक मैटर पूरा होगा तो उसकी जो दूसरी हमारी गैर नामियाती खादें हैं ये भी अच्छे तरीके से उस पर अमल करेंगी और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। तो ज़मीन की बिजाई के वक्त SOP 1 बैग और 1 से 1.5 बैग DAP या इसके जो बराबर दूसरी खादें नाइट्रोफास है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 1 बैग SOP लाजमी डालनी है, क्योंकि जो ब्रासिका या ऑयल सीड क्रॉप है उन्हें सल्फर की ज़रूरत होती है। MOP नहीं डालनी, SOP डालनी है। दूसरा 1 से 1.5 बैग DAP, ये दरमियानी ज़मीन है, वरना आप सबसे पहले अपनी ज़मीन का एनालिसिस कराएं। बड़े सस्ते आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में लेबॉर्ट्री है, वहाँ से हो सकती है, उनकी रिकमेंडेशन पर अमल करें। जो नॉर्मल जखेज़ी वाली ज़मीनें हैं उनके लिए 1 बैग SOP का और 1 से 1.5 बैग DAP का ज़मीन की तैयारी कर डालें। उसके बाद आपने सोइंग करनी है। सोइंग के तरीके हम जो रिकमेंड करते हैं सबसे बेहतर है, इसके लिए स्मॉल सीडेड ड्रिल बनाई गई है ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये बड़ी आसान सस्ते रेट पे है और ये पेटेंट भी है, एग्रीकल्चर की पहली पेटेंट है। इसके ज़रिए भी इसके अंदर अब आगे वेरिएंट भी हमने इसके बना लिए हैं कि इसके अंदर खाद, ये सिर्फ ड्रिल सोइंग करती है, इसके साथ अब वो खाद वाली भी है जिसमें खाद भी साथ साथ डल सकती है और सोइंग भी हो सकती है। इसके अलावा हमने सीडर कम रीजर भी बना लिया है, वो भी यूज़ किया जा सकता है कि उसके साथ रीजर बन सकते हैं। इसकी कीमत कितनी है और कहाँ से दस्तयाब होगी? ये फैसलाबाद में नई एग्री को, क्योंकि ये पेटेंट है, हमने अयूब रिसर्च के जो हमारे साइंसदान अनवर साहब अभी आप मिले हैं उनसे, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पे फ्री ये अपना कोई हिस्सा नहीं लिया कि काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए इसको वक्फ कर दिया है, लेकिन वो जो इसकी जो नई एग्रीको वाले हैं वो इसका अपना जो मुआवजा है वो लेते हैं, वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार के दरमियान ये बन जाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद सबसे बेहतर इसमें सॉरी इंटरप्ट, इसमें कतार से कतार का फासला कितना? 1.5 फुट कतार से कतार का फासला है। और शराबी जिसमें कितनी इस्तेमाल? 2 किलो, 1.5 से 2 किलो बीज से इसे एकड़ लग जाता है पूरा। स्मॉल सीडेड है, इसमें कोई रेत डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो सीड है छोटा आपका ब्रासिका का, ये सरसों राय का, वो आपने डालना है। इसको और किस फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तिलों के लिए भी बड़ी अच्छी है, तिलों का भी, बाजरे का बड़ा अच्छा, इससे जो जितने छोटे बीज हैं वो इससे बड़े अच्छे तरीके से काश्त किए जा सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये कि आप ड्रिल सोइंग करें। ठीक है। अगर ड्रिल सोइंग नहीं है आप, इससे ही दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इस पर प्री इमरजेंसी स्प्रे कर सकते हैं। जो जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, तो वो भी इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि प्री इमरजेंसी डुआल गोल्ड है, वो 800 ml फी एकड़ के हिसाब से आप उसे तरवतर के अंदर, लेकिन वो कोशिश करें कि शाम के टाइम स्प्रे करें, कि धूप के टाइम स्प्रे ना हो उसका। ठीक। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास ड्रिल अवेलेबल नहीं है, छट्टा देना है आपने, छट्टा दे के एक दूसरा तरीका है कि आप लेट भी हो रहे हैं तो उसमें छट्टा दें, ज़मीन तैयार करें, खाद डालें, छट्टा दें, उसके बाद उसकी खेलियाँ निकाल दें। खेलियाँ निकाल के तो हल्का पानी लगाना है उसमें, उसके मॉइस्चर ऊपर, उसके ऊपर पानी ना जाए इतना कि रेब उसके ऊपर मॉइस्चर पहुंच जाए सीड तक। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपकी लाइन सोइंग एक किस्म की हो जाएगी और उसमें वीड मैनेजमेंट और बाकी करना आसान हो जाएगा। उसके बाद जो आप आते हैं आगे, अगर फिर भी ऑप्शन आपके पास नहीं है फिर तो छट्टा है, लेकिन छट्टा भी आपका किसी तजर्बाकार बंदे से दिलवाएं कि इवन हो, कि ये ना हो कि कहीं बीज ज़्यादा है कहीं कम है, इक्वल और इवन जो है ना आपके बीज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पूरे फील्ड के अंदर। अच्छा, एक और तरीका काश्त के आपने बताया, छट्टा करके खेलियाँ निकाल दें, उसमें वो आपकी नज़र में ये देखें जी, ये ब्रासिका की ड्रिल सोइंग है, ये हमारी फील्ड की है, इसी ड्रिल से सोइंग हुई है। इसमें आपने 1.5 फुट पे ये फासला रखा है, रो टू रो डिस्टेंस है। बाद में इसे 4 से 6 इंच पे जो है ना इसकी थिनिंग करनी है आपने पौधे की। ठीक है। तो ये आपकी प्लांट पॉपुलेशन 60,000 से ऊपर 80,000 तक आप प्लांट पॉपुलेशन रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना भी बड़ा आसान है। सॉरी, ये देखें, ये है वो रिच सोइंग। अच्छा, ये छट्टा दे के खेलियाँ निकाली हैं, बाद में इसमें आप रिजर भी चला सकते हैं।
देखें ट्रैक्टर चल रहा है, ये भी सुपर राया हमारा लगा हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट का फील्ड है। इसमें बेड साइज़ कितना है, मतलब कितना ये आम मकई वाला रीजर है, तकरीबन फुट 1.5 फुट का, जो बेड नहीं है रिजी, इस रिज बनती है, इससे जो रीजर है ये, ठीक है। ये देखें, ये भी वही रिज सोइंग की है, उसकी तस्वीर आगे अगली क्रॉप की स्टेज है। सही। ये आपका छट्टा है, देखें छट्टे में अनइवनली होता है, कोई इतनी अच्छी जो है, ये फार्मर फील्ड की तस्वीर है। तो उसके बाद हाँ जी, आपको आपकी मेरे ख्याल फील्ड की तस्वीर होगी। जी। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आपने रिसर्च में हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार आपने बता दिए, इसमें डिफरेंस कितना है, पैदावार का कितना एक फ़र्क आता है? पैदावार सिर्फ सोइंग के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, पैदावार सोइंग के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती। पैदावार के लिए बहुत सारे और फैक्टर हैं, जिसमें सोइंग टाइम भी है, ये उसमें से एक फैक्टर हो सकता है। अगर देखें ना, अगर आपने बाकी फैक्टर, ये सोइंग का जो मेथड है आपने ये रिकमेंडेड अडॉप्ट नहीं किया, लाइन सोइंग नहीं की, लेकिन बाकी फैक्टर आपने अडॉप्ट कर लिए, तो हो सकता है बाज़ दफ़ा जो है छट्टे की भी पैदावार अच्छी आ जाती है। सही हो गया, ठीक है। असल तो है प्लांट की यूनिफॉर्मिटी, इवन जो प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए, प्लांट पॉपुलेशन आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ज़मीन के हिसाब से तरीका काश्त में फ़र्क, कलाठी पर रिच कामयाब है, वो मैं आपको इसमें भी अगले मेथड्स बता रहा हूँ। तो इसमें जो डिफरेंस आना है ना, कि आपने प्लांट की पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, कि जो वो 60,000 से ऊपर पौधे होने चाहिए, ठीक है। और प्लांट की देखें लाइन सोइंग जो है आपको फैसिलिटेट कर रही है इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए, ठीक है, आपको प्रॉपर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दे रही है, हर पौधे को बराबर बढ़ने का मौका दे रही है, खाद हासिल करने का मौका दे रही है। इसमें पौधा भी फैसिलिटेट हो रहा है, फार्मर भी फैसिलिटेट हो रहा है। जो आप जब कर देते हैं स्प्रे करना है, वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। जो छट्टे वाला है उसके अंदर तो प्लांट हैज़ार्ड होते हैं, आपकी मूवमेंट भी नहीं हो सकती उसके अंदर, स्प्रे भी नहीं हो सकता, गोडी भी नहीं हो सकती, बड़े मुश्किलात। ड्रिल में उगाव के बाद वो अगर उस पर वो पैराक्वाड या कुछ और भी वो किसी भी तरीके से करना चाहे तो वीड्स मैनेजमेंट, मतलब इसमें 1.5 फीट में हल तो नहीं चल सकता, छट्टे के अंदर स्प्रे नहीं कर सकते, सबसे पहले वीड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही हो गया, ठीक है ना। उसमें सीड ऊपर ही होता है, जिसके ऊपर स्प्रे गिरा उसने नहीं उगना। इसमें आप स्प्रे करेंगे, आप अपनी जो आराम से वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें स्प्रे दो तरीके के हैं, कि ड्रिल करने के फौरन बाद जैसे आपने बताया ड्यूल गोल्ड कर दे, ड्यूल वो हो गया। दूसरा ये है कि वो मिस हो गया के और इंसेक्ट के स्प्रे वो हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आप अगर मिस हो गया, स्प्रे नहीं कर सके, उसके बाद आप इसकी गोडी करा सकते हैं। इसके अंदर अगर गोडी ना करवाए, शील्ड लगाकर पैराक्वाड या व्हाटसोएवर, उसमें अभी कोई इतनी कामयाबी नहीं है, हम इसलिए फार्मर को रिकमेंड नहीं करते। ठीक हो गया। और अगला असर मैं जो बता रहा था कि इसके अलावा आप खड़ी कॉटन के अंदर भी छट्टा दे सकते हैं। कॉटन एरिया, आपका भी कॉटन एरिया है, तो पिछले साल हमने यहाँ पे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, उधर भी एक्सपेरिमेंट किया, साहिवाल में भी किया, उधर बड़ा अच्छा जो है ना इसका रिस्पांस आया, क्योंकि कॉटन के अंदर काफ़ी फर्टिलाइज़र होती है, बड़ी अच्छी ज़मीन तैयार हुई होती है। आखिरी जब चुनाई होती है, अब फार्मर को होता है कि मेरी एक चुनाई रहती है, उस टाइम हल्का पानी लगा के और ज़मीन पर एक राय का या कैनोला का छट्टा दे दे तो बड़ा अच्छा उगाव होता है और बड़ी अच्छी उनकी पैदावार आई है। इस पर मैंने एक डिफरेंस देखा था लास्ट ईयर, मुझसे एक फार्मर ने पूछा, 100 एकड़ उसने लगाया था, तो एक फार्मर ने जिसने किया था, ये इसमें आपकी मुझे कंफर्मेशन चाहिए, उसने पहले वीड्स मैनेजमेंट के लिए ना कॉटन के अंदर ही उसकी वीड्स ज़्यादा थी, साफ ज़ाहिर कपास के हालात पतले हैं तो होती ही वीड्स हैं। तो उसने कहा कि जी मैंने पैराक्वाड का स्प्रे कर दिया, वीड्स उसकी टर्मिनेट हो गई, उसके बाद उसने छट्टा किया। दूसरे ने स्प्रे नहीं किया, वीड्स ज़्यादा थी, सीड भी उसका जो है ना वो ज़मीन तक कम पहुंचा। इसमें आपकी रिकमेंडेशन के सीड रेट ज़्यादा हो जाए, वीड्स मैनेजमेंट, इसमें जो आपने ट्रायल किया कि बेहतर एडवाइस दी जाए, दूसरे की पैदावार कम आई, पहले की पैदावार अच्छी आ गई। उसमें सर ऐसा है ना कि अगर आप बाद लोग रोनी के साथ जो है ना प्री इमरजेंस का फ्लड करते हैं, राइट, उसमें यह कि आपको डबल रोनी करनी पड़ेगी, ठीक है, असरात ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, उसकी वजह से आपकी जर्मिनेशन मुतासिर होगी। आप फ्लड के साथ रोनी करें, लेकिन फिर डबल रोनी उसको जो है ना करनी पड़ेगी, उसमें आपके असरात ज़ायल हो जाएंगे और जड़ी बूटियाँ, उनका बीज और जो भी है वो तलफ हो जाएगा और आप वीड फ्री फील्ड हासिल कर लेंगे। ये इसके लिए है कि आपको डबल रोनी करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉटन की के लिए तो हम वीडिसाइड इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कैनोला के लिए सिलेक्टिव इतनी कोई वीडिसाइड्स नहीं है। इसके लिए कि प्री इमरजेंसी है वही आप कर सकते हैं। डुअल गोल्ड की ही सबसे अच्छी रिजल्ट है अभी तक। नहीं, इसमें पैदावार का आपने तजिया किया, कितना पैदावार है इसमें कॉटन में कैनोला का छट्टा करने से कितनी? उनकी बड़ी अच्छी पैदावार, उनकी तो 30 मन के करीब सुपर राया उन्होंने लगाया था पिछले साल, तो उनकी 30 मन, क्योंकि उसके बाद आखिरी चुनाई हो गई, जब वो निकला तो फील्ड खाली था और कोई फसल उसमें कम्पीट के लिए नहीं थी, छड़ियाँ उन्होंने काट ली, तो पूरी उसको कैनोला के लिए ही मिला है उसे, तो उनका सुपर राया था, तो 30 मन के करीब उनकी पैदावार आई है। शरह बीज कितना रिकमेंड? 2 किलो उन्होंने फी एकड़ डाला है। लेकिन हम जो इंटरक्रॉपिंग शुगर केन के अंदर रिकमेंड करते
हैं उसमें कहते हैं अगर 2.5 फुट वाला कमाद है तो एक लाइन 2 लाइन के दरमियान एक लाइन आप कैनोला की लगाएं और 1 किलो बीज रिकमेंड किया जाता है उसके। अगर 4 फुट वाला आपका कमाद है तो 2 लाइनें लगाएं, लाइन के अंदर सोइंग करें। और उसमें हम एक और रिकमेंड करते हैं कि आरी कैनोला लगाएं, क्योंकि आरी कैनोला ने जल्दी हार्वेस्ट हो जाना है और कमाद पे स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरी आप जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ लगाएंगे उनका स्ट्रेस आएगा, उन्होंने मार्च में जाके हार्वेस्ट होना है तो वो कमाद को मुतासिर करेंगे। कमाद में हम अगर मखलूत काश्त करें तो क्या ये है कि जी कमाद काश्त करने के बाद पानी लगाकर ऊपर वो कैनोला छट्टा कर दे, ये तरीका बेहतर है या फिर लाइनों में जैसे आपने कहा? नहीं, फार्मर तो उस तरह भी छट्टा भी करते हैं, लेकिन बेस्ट जब आप कहेंगे तो वो लाइन सोएंगी ही है। इसमें पैदावार बराबर आती है? नहीं, पैदावार लाजमी बात है कि वो आधा एकड़ से भी कम लगेगा। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो पैदावार तो कम आएगी लेकिन उसके अखराजात निकल आएंगे। हमारा मकसद ये है कि किसी क्रॉप को स्ट्रेस ना मिले, ठीक है, और हाँ चलें और उसको इजाफी इनकम आ जाए, आपके अखराजात निकल आए। रिकमेंडेड आपकी आरी कैनोला है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन, और उसमें आरी कैनोला दूसरे लगाएंगे तो आपका जो मेन क्रॉप क्योंकि कमाद है उसको स्ट्रेस आएगा। सही। एक और भी हमने पिछले साल फार्मर के साथ ही तजर्बा किया, तो उसने क्योंकि धान भी लेट हो जाती है बाद दफ़ा और बाद लोग 2-2 फसलें हम धान की ले रहे हैं, तो धान के अंदर उन्होंने ज़ीरो टिलेज की कैनोला की। ये फील्ड भी फार्मर फील्ड की है, उन्होंने ये ड्रिल नई मैग्रीको वालों से ही बनवाई है ज़ीरो टिलेज की। तो ये की है, देखें यहाँ पे भी बड़ी अच्छी इसकी कैनोला राय की ग्रोथ है, तो उसने भी बड़ी अच्छी पैदावार इससे ली है ज़ीरो टिलेज करके। सही हो। हाँ, तो ये भी यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं फार्मर के पास। अगर लेट हो रहा हो तो ये इंटरक्रॉपिंग भी कर सकता है, लेकिन जो आपकी सोल क्रॉप होगी, एक क्रॉप होगी, उस तरह तो आप कहेंगे जी मैं इंटरक्रॉपिंग करके ले लूँ और दूसरी फसल भी ख़ास तौर पे आपका कमाद फील्ड के अंदर है तो उतनी पैदावार तो नहीं आएगी जो सोल क्रॉप की है। एक और प्रैक्टिस मैं बचपन से अपने फील्ड्स में देखता आ रहा था कि हम लोग जब गंदम लगाते हैं ना तो हम पुरानी जो सरसों होती थी, हम वो सरसों अपना कसी होगी, खाला हो गया, हमारे बन्ने हो गया, हम उस पर छट्टा कर देते थे उस गैप को अवेल करने के लिए। इस पर आपकी कुछ रिकमेंडेशन है कि कौन सी वैरायटी, अगर नवंबर के पहले 10 दिन तक वो गंदम लगा रहा है, मतलब वो ज़मीन खाली, कुछ होते हैं ऐसे प्रिसाइज फार्मर होते हैं कि मेरे अगर उसमें से कुछ भी पैसे आ जाएँ ज़मीन, तो इसमें आपकी कुछ है कि सर क्या? उसके लिए हम ना एक नई क्रॉप पे काम कर रहे हैं जी, कैमेलिना उसका नाम है। इंशाल्लाह उसकी इस साल वैरायटी भी आ जाएगी, मैं आपको सीड भी दूंगा डेमोस्ट्रेशन के लिए उसका, आप अपने फील्ड पे लगाएं उसका। उसकी ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें ऑयल भी ज़्यादा है जो है वो नवंबर के लिए, वो समझिए कि अलसी की बहन है, कैमेलिना उसका नाम है, तो वो नवंबर में लग सकती है। हम वो हमने हमारा पर्पज़ ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो फार्मर लेट हो जाते हैं और वो ऑयल सीड लगाना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं बचती, जो कैनोला लगाते हैं आगे एफिड आ जाता है, पैदावार उसकी कम, और वैसे भी उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो कैमेलिना उसके लिए एक नई क्रॉप है, तो इंशाल्लाह वो आने वाले सालों में वो फसल भी मिलेगी, तो वो उसको लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर पैदावार देंगे। अच्छा जी, ये आपकी हमने अब आगे इसके सोइंग मेथड तक हमने बात कर ली कि मुख्तलिफ सोइंग मेथड कौन सा बेस्ट है, और इसमें रिकमेंडेड जो फासला कतार से कतार है वो 1.5 फुट ही है। उसके बाद पौधे से पौधा 4 से 6 इंच है, और कम से कम जो इसकी आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 60,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हमारा सोइंग टाइम भी कि जो हम 10 सितंबर से लेकर राई को पहले हफ्ते तक और अक्टूबर के पहले 10 दिन के अंदर कैनोला को हम काश्त कर लें। उसके बाद आ जाता है जी इसके वीड्स मैनेजमेंट में भी मैंने आपको बता दिया कि डॉल गोल्ड का आप स्प्रे प्री इमरजेंस कर सकते हैं, नहीं तो आप जब आप नहीं कर सके रोनी करने पहला पानी लगाने से पहले आप उसकी गोडी कर लें, ड्राई होइंग जिसे खुश्क गोडी कहते हैं वो कर लें। अगर फिर भी नहीं कर सके, पहला पानी लगा दिया, वतर आ गया, वतर आने के बाद जो है आप उसकी पहली गोडी करा दें, ठीक है। उससे आप जड़ी बूटियों को लाजमी कंट्रोल करें। अगर जड़ी बूटियाँ आपको पता है उसकी न्यूट्रिशन के साथ भी कम्पीट करती हैं, हवा भी उसकी लेती हैं, रोशनी भी लेती हैं, सबसे बेहतर सबसे जो बड़ा जो नुकसान है वो इंसेक्ट पेस्ट का सबसे अच्छी जो है वो अमाज गायें हैं, ठीक है। डिजीज़ फिर इंसेक्ट पेस्ट होंगे तो डिजीज़ भी आएंगी, तो आपकी एक तो वैसे ही फसल कमज़ोर हो जाएगी, उसकी खुराक खींच रही है, फिर उधर इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन भी हो गई है तो उस पर हमला भी आसान हो जाएगा, और फसल आपकी जो मेन फसल है वो तबाह हो जाएगी और पैदावार कम से कम उससे आपकी आएगी। जो सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है कि हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते किसी भी फसल के अंदर, जिसकी वजह से ही बीमारियाँ आती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट आते हैं, और एट दैट पैदावार भी कम होती है और उस पैदावार की क्वालिटी भी कम होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम उसका कौन सा है, जैसे पहले जिक्र किया, मैं शॉर्ट दोबारा उसको बता देता हूँ कि जब सबसे बेहतर तो ये है कि आप 90% ज़्यादा फलियाँ जब आपकी ब्राउन हो पकाएं उसे, चाहे वो कैनोला हो चाहे राया, और कंबाइन हार्वेस्टर से उसकी हार्वेस्टिंग करें। ये ना डरें कि इससे शटरिंग होगी जो कंबाइन जब आएगा, क्योंकि कंबाइन ने इस तरह उसको मूव करना होता है, और जैसे ही वो जाता है उसको टच करता है तो पौधा अंदर चला जाता है और सीड उसका सारा अंदर झड़ता है, जो उसका कंटेनर होता है उसके अंदर गिरता है, बाहर ज़ाया नहीं होता।
जबकि जो मैनुअल तरीके हैं उसमें उसको बहुत ज़्यादा हम उसको डिस्टर्ब करते हैं पौधे को, और उसकी जो फली होती है बड़ी नाजुक होती है, ख़ासतौर पे जो कैनोला गोभी सरसों है, और वो झड़ जाता है, हमारा लॉस होता है। तो कोशिश करें कंबाइन हार्वेस्टर से करें। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर जो कैनोला अक़साम है, गोभी सरसों वाली अक़साम, इन्हें 60 से 70% जब आपकी फलियाँ ब्राउन हो जाएँ तो उसको काट लें। काट के बाद उसे 8-10 दिन जो है उसको सुखाएं। सुखाने के बाद उसको थ्रेशर की मदद से आप उसको जो है उसकी घाई कर सकते हैं और उसका बीज निकाल सकते हैं। उसका मैं तरीका आपको उसका भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लॉस हो रहा है। आप अगर मैनुअल कटाई कर रहे हैं ना, देखें कितना बाज़ दफ़ा ये 50-60% तक जो है आपका दाना गिर जाता है, और ये लॉस है, ये इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। ये स्टेज है जी, आप इस पर इसकी गोभी सरसों की आप कटाई कर लें। 60% तक फलियाँ जो है ब्राउन हो रही हैं, और राई के अंदर आप 80% तक जो है ये इस तरह का फलियाँ पका सकते हैं, ब्राउन हो जाएँ तो उसको कटा सकते हैं। और फिर इस तरह आप ढेर लगा लें, छोटे छोटे ढेर लगा लें। जब आपकी पूरी जो है ब्राउन हो जाए, पक जाए, फिर से थ्रेशर की मदद से इसकी आप दहाई कर सकते हैं। ये कंबाइन हार्वेस्टर की वजह से देखिएगा जी, ये आरी कैनोला हमारा था पिछले साल, उसको भी हमने किया है, ये हमारा ही फील्ड है। सुपर कैनोला भी इससे हुआ है, सांदल कैनोला भी इसी से हमारा जो है ना, इसी से हमारा सारा हार्वेस्ट हुआ है कंबाइन हार्वेस्टिंग की मदद से। तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप कंबाइन हार्वेस्टिंग करें। उसके बाद आप जब आपका सीड निकला है, सीड को भी कुछ दिन धूप लगाएं ताकि उसका मॉइस्चर लेवल 8% तक आ जाए। इससे ये होगा कि आप मार्केट में लेके जाएंगे, वो ये नहीं कहेंगे ये आपका माल गीला है, हम ये इतने पैसे आपको कम दे रहे हैं, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरे नंबर पे आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं, तो आपका जो सीड है उसकी वाइबिलिटी मुतासिर नहीं होगी, ना उसको कोई फंगस लगेगी। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे फार्मर को इससे बेहतर मेरे ख़्याल में अब कोई रहनुमाई नहीं मिल सकती। अब उनका काम है कि वो इस पर अमल करें और अपनी फसल को बेहतर करें, अपनी पैदावार में, अपनी मईशत में और मुल्क की मईशत में बेहतरी का बायस बने। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपने खूबसूरत हाथों से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो बेहतरीन मालूमात हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें।